विधायक जी और उद्घाटक माननीय निषाद जी और मंच में जितने भी साथी बैठे हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सबको जय मूल निवासी। साथियों, आज जो कार्यक्रम रखा गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, उसका मेन मकसद ये है कि 2 फरवरी से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चे की परिवर्तन यात्रा निकल रही है, तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग आपके बीच में आए हुए हैं। तो साथियों, आज जैसे हम लोगों ने पहला कार्यक्रम किया, स्टार्टिंग में परिचय का कार्यक्रम किया, तो हम लोगों ने परिचय क्यों किया? क्योंकि हमारे लोगों को कभी हमारा समाज बोला नहीं था, हमारे लोगों को बोलने का हक अधिकार नहीं था। तो परिचय कराने का मकसद ये था कि हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, अगर जिससे जो भी गलतियां होगी, अगर आदमी पहली बार बोलेगा तो दिल से डर खत्म होगा, तो जाके जब डर खत्म होगा दोबारा कहीं भी होगा बोलना शुरू कर देगा। ये बोलने का जो परिचय करने का मेन मतलब ये होता है ताकि हम लोग आपस में कोई बात करे उससे डरे ना। दूसरा क्या है, शब्द जय मूल निवासी का। तो जय मूल निवासी शब्द का मतलब है, जय का मतलब होता है जीत, मूल मतलब होता है जड़, और निवासी का मतलब होता है भारत का रहने वाला। अगर हम जय मूल निवासी कहते हैं, इसका मतलब भारत में कोई विदेशी है। विदेशी कौन है वो अपना समझ ले। जैसे हम कहीं जाते हैं तो परिचय देते हैं, भैया ये हमारा छोटा वाला बेटा है, तो इसका मतलब कोई बड़ा बेटा होगा तभी ये छोटा वाला बेटा है। तो हमने जय मूल निवासी कहा, इसका मतलब भारत में कोई विदेशी भी है। वो विदेशी कौन है? 3.5% का विदेशी ब्राह्मण है, वो भारत का रहने वाला नहीं है। क्लियर हो गया है। और ब्राह्मण विदेशी है, डीएनए ने प्रूफ कर दिया है, इसमें कोई अभी डरने वाली बात नहीं है। ब्राह्मण विदेशी है, इस पे पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है। साथियों, आज का ये जो बैठक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, क्योंकि पिछड़ों के जो दिमाग में आज तक 3.5% के लोगों ने ब्राह्मणों बैकवर्डों को गुमराह करके रखा। जैसे हम लोग नीला कपड़ा देखते हैं, सोचते हैं चमार है, जय भीम बोलते हैं, सोचते हैं चमार है, बहुजन शब्द देखते हैं, सोचते हैं चमार है। तो जैसे हमारे समाज जो ओबीसी के लोग हैं, जैसे कोई मिशन चलता है और जैसे उस मिशन को जैसे गए, ये तो आंदोलन दलितों का था, जैसे दलितों की बात आती है बैकवर्ड समाज साइड हो जाता है और लड़ाई क्या होती है? दलितों ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया है, आज तक हमारे समाज को जो भी लड़ाई लड़ी गई, आप इतिहास देख सकते हो, इतिहास में हमारे महापुरुषों ने जो भी लड़ाई लड़ा उनको क्या कहा? दलित साहित्य है। जैसे दलित की बात आती है, ओबीसी के लोग उसको हाथ तक नहीं लगाते। तो हमारा मिशन, जैसे काशीराम साहब ने बहुजन शब्द दिया, बहुजन शब्द को उन लोगों ने क्या किया? एक जाति में सीमित कर दिया। बहुजन मतलब क्या हो गया? चमार हो गया। और हमारे समाज जो नेता होते हैं वो जाति के नेता होते हैं, और जो ब्राह्मण होता है वो देश का नेता होता है। हम आपको कुछ उदाहरण बता भी दे रहे हैं, क्योंकि जैसे काशीराम साहब ने पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी, आज क्या हो गई? चमारों की पार्टी हो गई। अखिलेश यादव अहीरों के नेता हो गए, संजय निषाद निषादों के नेता हो गए, अनुप्रिया पटेल पटेलों के नेता हो गए। यानी जो जाति हमारे समाज जाति हो क्या होता है? जाति नेता होता है। और ब्राह्मण जो होता है, मोदी जो होता है, देश का नेता होता है। वो देशभक्त है, हम लोग बोले देशद्रोही है। तो ये समझने वाली बात है कि ब्राह्मण आखिर ऐसा करता क्यों है। साथियों, हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अगर आकलन करें, अंग्रेज भारत में आए तो हमें गुलाम बनाए। अब जब भारत में अंग्रेज नहीं आए होंगे तो हमारे पास कौन कौन से हक अधिकार होंगे, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बगैर इतिहास जाने हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। साथियों, जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे, भारत में वर्ण व्यवस्था लागू था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे। और शूद्र जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि हम शूद्र नहीं है, शूद्र तो शेड्यूल कास्ट लोग है, चमार लोग शूद्र है, हम शूद्र नहीं है। एक पिछड़ों में एक भ्रम पैदा हुई है कि शूद्र हम नहीं है। हम पहली बार जब इटावा गांव में गए, इटावा जिले में गए, तो वहाँ के यादवों को हमने कहा कि आप शूद्र हो। वहाँ के यादव खड़े हो गए हमें मारने के लिए। बोला दोबारा मुझे शूद्रघात मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। तो मैंने उनको, क्योंकि ब्राह्मणों ने ऐसे हमारे दिमाग में भर ही दिया है, शरीर तो हमारा है, दिमाग कौन सवार है? ब्राह्मण सवार है। शरीर हमारा है, दिमाग कब्जा किसका है? ब्राह्मण का है। जैसे मान लीजिए मोबाइल हमारी है, मोबाइल तो हमारी है, सिम किसका लगेगा? एयरटेल का, आइडिया का। जिसका नेटवर्क सिम रहेगा उसी का नेटवर्क पकड़ेगा। मोबाइल भले ही हमारी हो, जिसका नेटवर्क रहेगा उसी का नेटवर्क पकड़ेगा। तो साथियों, शरीर तो हमारा है, हमारे शरीर पे दिमाग किसका है? 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। तो वर्ण व्यवस्था में शूद्र से शूद्र बैकवर्ड था, और उसमें लिखा जो शेड्यूल कास्ट लोग थे उनको शहर के दक्षिण दिशा में बसाया गया था। लेकिन जो ओबीसी के लोग थे उसमें लिखा हुआ है शूद्रों के कान में ज्ञान का एक भी शब्द पड़ जाए तो इनके कान में शीशा पिघला के डाल दो।
ऐसा लिखा गया है। और लिखा गया अगर ये देख ले तो इनकी आंखें फोड़ दो, सुन ले इनके कान में शीशा पकड़ डाल दो, उच्चारण कर ले तो इनके जीभे काट लो। अब सुनेगा कैसे? आप सोचिए, अगर शूद्र चमार जाति के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, अगर एक जो शेड्यूल कास्ट आदमी को, चमार आदमी को बढ़िया नहलाइए धुलाइए, नया कपड़ा पहनाइए उसको, और नया कपड़ा पहनाने के बाद एक नए गिलास में पानी दीजिए, जाइए पंडित जी को पिला के लाइए। क्या पंडित जी पानी पीने वाले गिलास से? पंडित जी पानी पीने वाले नहीं है। तो यादव जी क्या करते थे, सुबह सुबह जब उठते थे यादव जी तो दूध ले जाते थे पंडित जी के यहाँ। तो जब पंडित जी के यहाँ दूध लेके जाते थे तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं तो यादव जी के कान में गया, तो यादव जी कान में गया तो क्या लिखा कि इनके कान में शीशा पिघला के डाल दो। अब मान लीजिए पंडित जी की बात सुन लिया इन्होंने, तो बोला कि इनका जो है उच्चारण कर ले, जीभ काट ले। और उच्चारण करने वाली बात कहाँ से आई? जैसे मान लीजिए हम लोग एक आकलन है, यहीं कहीं गाना बजता रहे और गाने की बोल अगर हमारे कान में आ जाए, आवाज हमारे कान में आ जाए, तो हम लोग ऑटोमेटिक गुनगुनाने लगते, अपने मन में जो है वो गाना गाने लगते हैं। तो हम लोग जैसे पंडित जी ने मंत्र पढ़ा तो हम लोग जैसे उसको उच्चारण किया तो हमारी जीभ काट ली जाती थी। यानी हमारी इतनी भयंकर स्थिति थी, यानी कुत्ता रोड पे चलता था, हम लोगों को रोड पे चलने का अधिकार नहीं था। यानी हमारे पास ना बोलने का अधिकार था, ना चलने का, ना उठने का, ना बैठने का, एक प्रकार से कोई हक अधिकार नहीं था, केवल सेवा करने का अधिकार था। सेवा किसकी करते थे हम लोग? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों वर्णों की हम लोग सेवा करते थे। और उसके बाद ये जो आज आंदोलन चल रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग करने वाले ज्योतिबा फूले 1848 में स्टार्ट किए। ज्योतिबा फूले जो है, हम लोग क्या सोचते हैं, माली समाज के थे। ज्योतिबा फूले माली नहीं थे। ज्योतिबा फूले का जो गांव था महाराष्ट्र के सतारा जिला पड़ता है, सतारा जिला के कटगुन नाम का गांव था, वो वहां के रहने वाले थे। तो ज्योतिबा फूले के जो बाबा थे, उनके पिता का नाम था गोविंदराव फूले, और जो उनके बाबा थे, बाबा का नाम था गोरे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो गोरे उनकी जाति थी। तो उस समय जो है वर्ण व्यवस्था 1848 में जो है पेशवाई चरम पे थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इनकी जमीन कब्जा कर लिया। जमीन कब्जा करने के बाद जो है जब देखा कि ज्योतिबा फूले के पिताजी बाबा जी ने कि ब्राह्मण जमीन हमारा देने वाला नहीं है, यानी जब पेशवाई चरम पे थी, तब जो है उनके पिताजी ने ब्राह्मण को जिंदा जमीन में गाड़ा था। जब गाड़ने के बाद तो उस समय जो हाहाकार मचा, तब उनके पिताजी जो है महाराष्ट्र में पूना है वहां जाके बसे। वहां बसने के बाद फूल की खेती करते थे, तो फूल से क्या हो गया, धीरे धीरे फूले उनका नाम पड़ा। और उस समय उनका जो एक दोस्त था ब्राह्मण ज्योतिबा फूले का, उनका नाम था सखाराम यशवंत प्रांचपे, ब्राह्मण था ज्योतिबा फूले का दोस्त। उनके शादी में गए ज्योतिबा फूले। जब शादी में गए तो ब्राह्मणों ने कहा हमारे शादी में शूद्र कैसा आ गया, यानी ये आदमी ब्राह्मणों की बारात में कैसा आ गया, पूरा का पूरा बारात जो है बर्बाद हो गया है, ध्वस्त हो गया, शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे उनको धक्का मार के निकाला, ज्योतिबा फूले को टेंशन हो गई। ज्योतिबा फूले को टेंशन क्यों हुई कि यार एक आदमी, ये ब्राह्मण भी हवा खा रहा, हम भी हवा खा रहे हैं, इसके भी 2 पांव हमारे भी 2 पांव, ये भी धूप ले रहा, हम भी धूप ले रहे हैं, यानी जो प्रक्रिया उसके पास है वही हमारे पास भी है, इन्होंने मुझे धक्का मार क्यों निकाला। ज्योतिबा फूले को टेंशन हो गया। जब बाहर आए तो बाहर एक पेड़ के नीचे जो है एक आदमी जो है गले में हंडी, पीछे झाड़ू बांधे खड़ा हुआ था, वो मुस्कुरा रहा था। तो ज्योतिबा फूले से कहता है कि तुम वहां क्यों गए? तो ज्योतिबा फूले ने सोचा यार अजीब मामला है, हम पढ़े लिखे, हमको ब्राह्मण ने धक्का मारा तो हमें जो है बुरा लगा, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ कि यार हमारे मान सम्मान पर चोट लगी। अब इस आदमी का तो दिन में चलना भी गुनाह है, थूक भी नहीं पा रहा है, यार आदमी हंस रहा है। तब ज्योतिबा फूले ने सोचा यानी इसके अंदर शिक्षा नहीं है, जिसके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान नहीं होता वो आदमी लड़ाई नहीं लड़ता। आप लोग आकलन करिए, एक आदमी हमारे यहाँ मजदूरी कर रहा हो, हमारा अगर मकान बन रहा हो, अगर मजदूरी कर रहा हो, उस मजदूर को हम रे कह के भी बुलाएंगे तो कुछ बोलता नहीं है, गाली भी देंगे फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसको जो है सैलरी लेनी है। अब अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई रे कह दे या गाली दे दे तो क्या कहेगा आदमी, या तो मारो या तो मर जाओ। तो भारत के सबसे पहले कवि हुए ज्योतिबा फूले, उन्होंने कहा विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, अब गति बिन नीति गई, यानी इन सारी की सारी समस्याओं का जड़ क्या है, शिक्षा। तो सबसे पहले शिक्षा पे जोर दिए ज्योतिबा फूले ने। 1 जनवरी 1848 में पहला विद्यालय खोला और विद्यालय का नाम रखा अहिल्याश्रम, सबसे पहला विद्यालय खोला। और ज्योतिबा फूले ने इस मिशन के लिए खुद और अपनी पत्नी को साथ में लेके 1848 से इस मिशन की लड़ाई लड़ना शुरू किया।
और 1848 के बाद से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर था, यानी 1956 तक 108 साल का संघर्ष। आज जो हमारे गले में टाई है, कोट है, पैंट है, हमारे समाज में जो आज मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बन रहे हैं, उसके मेन बदौलत क्या है? उस संविधान। यानी 108 साल का संघर्ष के बाद हमारे समाज में 1950 को 26 जनवरी 1950 का लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। जब भारत में संविधान लागू हुआ, हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, PCS पैदा होने लगे। जब हमारे समाज में पैदा होने लगे, वो पैदा कहाँ से हो रहे थे? प्राइमरी विद्यालय से। क्योंकि जो संविधान लागू हुआ, संविधान में लिखा गया कि चाहे राष्ट्रीय लड़का हो, चाहे चपरासी का लड़का हो, वो एक ही विद्यालय में पढ़ेगा। और जब संविधान के बदौलत हमारे समाज में व्यवस्था आई, और उसी विद्यालय में पंडित जी होते थे, यानी पंडित जी मास्टर होते थे, और हमारे समाज का आदमी मास्टर होता था। क्योंकि हमारे यानी उसी समय के हमारे बाबा जो थे मास्टर थे, तो पंडित जी को पंडित जी कहा गया, हमारे बाबा को मुंशी जी कहा गया। यानी अगर बैकवर्ड समाज का आदमी कोई मास्टर है, क्या कहते थे? मुंशी जी। अगर ब्राह्मण मास्टर है तो क्या कहते थे? पंडित जी कहते थे। और ब्राह्मण हमारे लोग क्या कहता है पता है? कि तुम जब से पढ़ोगे कक्का किक्की, तब से जोतोगे 3 हराई। जो लोग प्राइमरी में पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, क्योंकि हम तो नहीं गए थे प्राइमरी विद्यालय में, कि उस समय प्राइमरी विद्यालय एकदम जो है मतलब प्राइवेट विद्यालय खुल गए थे। तो जो हमारे बुजुर्ग कक्का वगैरह, जैसे आप लोग बैठे गए होंगे प्राइमरी विद्यालय में, ब्राह्मण हमारे लोगों को बहुत मारता था डंडों से। हमारे लोग कहावत है, कहावत क्या था? पंडित जी पनासे के, डंडी मारे बांसे के। हमारे समाज के लोग जो डंडी खाया, लाठी खाया, वो क्या बना? डॉक्टर बना, वकील बना, इंजीनियर बना। जब ये समाज आगे बढ़ा तो ब्राह्मण को टेंशन हो गया। टेंशन किस बात की हुई? कि जिस कौम को कभी चारपाई पे बैठने का हक अधिकार नहीं था, कभी चलने का हक अधिकार नहीं था, आज वही आदमी जो है हमारे सामने कुर्सी से कुर्सी लगा के बैठ रहा है। यानी जो आदमी कभी चारपाई नहीं बैठ पाता था, वो आदमी आज ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण आ रहा है, वो आदमी जो है उठ ही नहीं रहा है। तो ब्राह्मणों ने सोचा यार आखिर इनको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में अपना इतिहास जान जाएंगे। तो इनकी संख्या 3.5% है, ये हमें एक दिन घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। जो कौम, जैसे यादवों के लिए ब्राह्मणों ने क्या कहा? अही अहीर दोनों बुरे, सबसे बुरा अहीर, और अही डसे कभो कभो पग पग डसे अहीर। फिर क्या कहा? अहीर गड़ारम शूद्र चमारम, बिना गुनाहम पंच पनाहम। फिर कहा अहीर मिताई तब करे जब सारी मीत मर जाए। और एक और कहा सुबह सुबह तेली का मुंह देखना पाप है। जिसके लिए कहा मुंह देखना पाप है, आज उसी को सर पे बैठाए। किसकी बदौलत? संविधान के बदौलत। आज हमारे समाज के लोग कुर्सी पे बैठ रहे हैं, ब्राह्मण को टेंशन हो रहा है। अगर ये समाज आगे बढ़ा तो आने वाले समय में इनकी औकात जो है खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मणों ने प्लान के तहत, ब्राह्मण पूर्वानुमान करता है, हमारा आदमी तत्काल निर्णय लेता है, ब्राह्मण क्या करता है? पूर्वानुमान करता है। पूर्वानुमान क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम लोग किसान लोग हैं, हम लोग खेतों में पानी लगाते हैं, तो जो पंपिंग सेट होता है, ट्यूबवेल होता है, उससे कहते हैं कि आधे घंटे के बाद आप चक्की बंद कर देना, रास्ते के पानी से हमारा खेत भर जाएगा। यानी हम आधे घंटे पहले सोच लेते हैं। तो ब्राह्मणों ने 92 में प्लान बनाया कि इनको बर्बाद कहाँ से करे, कैसे करे। यानी जहाँ से पैदा हो रहा हो उसी को बर्बाद कर दो। फिर उसी प्राइमरी विद्यालय में क्या नियम निकाला? किताब मिलेगा, वजीफा मिलेगा, खिचड़ी मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, लेकिन शिक्षा नहीं मिलेगा। जिस मास्टर काम था पढ़ाना, मास्टर पढ़ाएगा नहीं तो नौकरी नहीं जाएगी। अगर मास्टर को खाने में कोई समस्या खड़ी हो गई तो मास्टर की नौकरी गई। यानी जिस मास्टर काम था पढ़ाना, क्या बना दिया? बावर्ची बना दिया। बावर्ची मतलब एक होता हलवाई, एक होता कारीगर। हलवाई पूरा डाटा बनाता है, कितना आलू आएगा, नमक आएगा, फिर मिर्चा आएगा, और कारीगर उसको बनाते हैं। उसी तरह से मास्टर को काम पे लगाया। क्या काम पे लगाया? तुम आलू लाओ, नमक लाओ, मिर्ची लाओ। अगर खाने की कमी हो गई और जब तक वो लिस्ट लखनऊ डिप्टी साहब के पास नहीं जाएगा, तब तक मास्टर को टेंशन बनी रहती है। यानी और बच्चे हमारे जो समाज के हैं क्या करते हैं? वो किताब ले जाना भूल जाते हैं, लेकिन कटोरा ले जाना नहीं भूलते। और बच्चे का ध्यान कहाँ बना हुआ है? खिचड़ी पे। मास्टर का ध्यान कहाँ लगा हुआ है? खिचड़ी पे। और जो डिप्टी साहब लखनऊ वाले हैं उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ है? खिचड़ी पे। यानी सबको कहाँ केंद्रित कर दिया? खिचड़ी पे। क्योंकि उसी प्राइमरी विद्यालय से हमारे समाज में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, PCS बने। उसी को ब्राह्मणों ने जड़ से खत्म कर दिया और नियम निकाला कि 1 से 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। बच्चा 1 से 2 में गया, 2 से 4 में गया, 4 से 8 में गया। जब 8 में गया, हाई स्कूल में 2 बार एग्जाम हुआ। जब 2 बार एग्जाम हुआ, 3 बार एग्जाम हुआ, पहली बार फेल हो गया, दोबारा हुआ, दोबारा भी फेल हो गया।
कि तिबारा हुआ, तिबारा में फेल हुआ, क्योंकि 3 ही चांस मिलते थे। तो हमारे माँ बाप क्या कहते थे, बेटवा तो है नसीब में पढ़ाई लिखाई नहीं है, हम अंडा बेचते हैं, कल से तुम चल के अंडा बेचो, हम मुंबई वॉचमैनी करते हैं, कल से तुम चल के वॉचमैनी करो। आप लोग सोचिए, हमारे अनपढ़ पुरखों ने, यानी हमारे अनपढ़ पुरखों ने, जिन जो पढ़े लिखे नहीं थे, आप ऐसे देख लीजिए, हमारे जो बाबा रहे होंगे 100% अनपढ़ रहे होंगे, और जो मम्मी की मम्मी रही होगी वो 100% अनपढ़ रही होंगी। और अनपढ़ पुरखों ने हमारे गले में टाई दिया, कोट दिया, पैंट दिया। आज पढ़े लिखे लोगों के सामने पूरी व्यवस्था बर्बाद हो गई। ये पढ़े लिखे बोल नहीं रहे, उसके पीछे मकसद क्या है? यानी शिक्षा बर्बाद हो गया, क्योंकि ब्राह्मण एकाएक विद्यालय नहीं बंद कर सकते थे, वो प्लान के तहत शिक्षा को बर्बाद किया। अब इतना ही नहीं, जन्म से लेकर मरण तक का ठीका किसके हाथ में है? ब्राह्मणों के हाथ में। बच्चा हम पैदा करें, नाम कौन रखेगा? पंडित जी। और हम तो ये कहते हैं, आज जो ब्राह्मणों की चर्बी जो गाल लाल है, उसका मेन जिम्मेदार तो अहिर है। दूध दही मट्ठा तो अहिरों ने खिलाया ना ब्राह्मणों को। हमारे यहाँ जब ब्राह्मण आता था तो दूध दही मट्ठा, मटकी का दही खाता था, और देसी घी में उसको पूड़ी चाहिए था, और कुंवारी कन्या के हाथ से उससे पूड़ी चाहिए, शादीशुदा में नहीं चाहिए। हम लोगों ने खिलाया, इसलिए आज उसका चर्बी बढ़ा हुआ है। तो मेन ऑक्सीजन बैकवर्डों ने दिया। आज बैकवर्ड ऑक्सीजन देना ब्राह्मण की बंद कर दें, आज तो ब्राह्मण की औकात 0 हो जाएगी। क्योंकि आज हमारे समाज गाल देखिए, ब्राह्मण गाल देखिए, उनका गाल और लाल पेट दोनों बड़ा होता है। हमारे समाज में गाल का पता होता है ना, पेट का पता होता है, होता नहीं होता है। यानी जन्म से लेकर मरण तक ठीका ब्राह्मण के हाथ में है। लड़का तुम पैदा करो, नाम ब्राह्मण रखेगा। अब ब्राह्मण नाम कैसे रखता था? नाम रखने का भी एक एरिया उन्होंने डिसाइड किया था, क्योंकि जो व्यवस्था बनाता है उसी व्यवस्था पे वो चलते हैं। जो व्यवस्था बनाते हैं, ब्राह्मणों ने व्यवस्था क्या बनाई? ब्राह्मण क्या पैदा होगा? ज्ञान सूचक शब्द। लड़का है तो ज्ञान प्रकाश, वेद प्रकाश। और अगर क्षत्रिय क्या पैदा हुआ? बल सूचक शब्द, अखंड प्रताप सिंह और रघुराज प्रताप सिंह। और बनिया क्या पैदा हुआ? तो करोड़ीमल पन्ना लाल। फिर ब्राह्मण पूछता था, हमारे यहाँ पैदा हुआ? तो पंडित पूछता था, कौन से दिन पैदा हुआ? बुद्ध को पैदा हुआ। लड़का है तो बुद्धू राम रख दो, लड़की है बुधनी रख दो, गोबर को पैदा हुआ तो गोबरी प्रसाद रख दो। यानी हमारे समाज के ऐसे नाम होते थे। नाम का क्या मतलब होता था? जिसका नाम अगर अखंड प्रताप सिंह है, वो सीना चौड़ा करेगा, बोलेगा मेरा नाम क्या? अखंड प्रताप सिंह। अब जिसका नाम गोबरी प्रसाद है तो क्या होगा? और नाम बताने में 4 बार लगाएगा। यानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ब्राह्मणों ने हमारे समाज की मनोबल गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है कि हम चाह के उठ नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मण हमारे दरवाजे आता है तो ऊंची आवाज में बात करता है। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग, हमारा मनोबल पहले ही गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? आप लोग सोचिए, इसी देश में हमारे समाज की इज्जत इन्हीं ब्राह्मणों ने, कुत्ता है कुत्ता भला है, हमारा आदमी भला नहीं है। यानी कुत्ता थाली चाटे, थाली कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी। हमारा समाज खाए, थाली कहाँ जाएगी? नाली में जाएगी। यानी इंसान भला नहीं है, कुत्ता भला। उसके जिम्मेदार कौन है? 3.5% का ब्राह्मण। क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जब तक बैकवर्डों को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी, तब तक हम कोई लड़ाई लड़ने वाले नहीं है, और जीत भी नहीं सकते लड़ाई। ये लड़ाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये आर पार की लड़ाई है। ये आर पार की लड़ाई हम लोगों ने जो पूरे देश में वामसेप के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो बैनर मिला हुआ है, मैं श्याम साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी तक पिछड़ों का कोई राष्ट्रीय लेवल का संगठन नहीं था। आज भारत के 31 राज्यों में 550 जिलों में पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगठन जो है खड़ा हो चुका है, और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये रेडी जो बन के जो है तैयार हो गया है। साथियों, हम आपका बहुत टाइम नहीं लेना चाह रहे हैं। हम आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को एक, साथियों, ये जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में आज तक पिछड़ों को जगाने का, जब आपकी मुद्दा का आवाज़ उठा है, जब गिनती का मुद्दा उठा है, ब्राह्मण कभी नहीं चाहता कि पिछड़ों की गिनती होनी चाहिए, क्योंकि गिनती के लिए ब्राह्मण किसी भी हद तक जा सकता है। साथियों, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे, तब तक हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो साथियों, और जो ओबीसी समाज के लोग हैं,
हमेशा ब्राह्मणों ने बैकवर्डों का उपयोग किया, बैकवर्डों के विरोध में। अभी जो मंडल कमीशन की जो बात आ रही थी, मंडल कमीशन में कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती, ये कौन है? ओबीसी है ना। ओबीसी का उपयोग किया ओबीसी के विरोध में। एक पागल को आप कुल्हाड़ी थमाओ, उसे बोलो तुम अपना पाँव काटो, क्या वो पाँव काटेगा अपना पागल? लेकिन बैकवर्ड इतनी पागल है कि अपना जो है अपने कुल्हाड़ी से अपना पाँव काट रहा है। 92 में ओबीसी का उपयोग किया ओबीसी के विरोध में। फिर 2001 में गिनती का मुद्दा उठा, बैकवर्ड का इस्तेमाल हुआ, यानी ओबीसी मारे गए, कारगिल युद्ध हुआ। फिर 2011 में जनगणना का मुद्दा उठा, क्या हुआ उस समय? अन्ना हजारे कौन है? बैकवर्ड। बाबा रामदेव कौन है? बैकवर्ड। बाबा रामदेव का उपयोग किया अन्ना हजारे का, यानी गिनती का मुद्दा को दबाया। यानी ब्राह्मण चाहते हैं कभी भी पिछड़ों की गिनती नहीं होनी चाहिए। अगर पिछड़ों की गिनती हो गई तो 3.5% ब्राह्मण गांव का पंच नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री बनने की बात तो बहुत दूर है। तो पूरे देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अभी 2021 में जनगणना होने वाली है। 2 फरवरी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के जन्म जयंती के अवसर पे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जाएगा और कुछ मुद्दे डिसाइड किए हैं। वो मुद्दों के तहत जैसे पिछड़ों पे पहला मुद्दा हो गिनती का मुद्दा हो गया। दूसरा क्या, जब ओबीसी जब बीजेपी की सरकार बनी है तब तक पिछड़ों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, यानी ओबीसी के लोग टारगेट पे तहत मारे गए हैं। और आज के तहत 2 साल 5 साल 10 साल की बच्चियां नहीं बच रही हैं, उनका बलात्कार हो रहा है। यानी कुछ मुद्दे डिसाइड है, और मुद्दों के तहत हम लोग उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाएंगे। और जाने के बाद पूरे ओबीसी समाज जो लोग कहते नहीं बैकवर्ड नहीं जाग रहा है, अब तो मैं ये कह रहा हूँ बैकवर्ड इतना जाग रहा है कि ब्राह्मणों कब्जे से निकल चुका है। अब उनके कब्जे में है नहीं ब्राह्मण, अभी उनके कब्जे से जो है ओबीसी निकल चुका है। तो हम लोगों को जो हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है 2 फरवरी का, तो आप लोगों से एक आखिरी उम्मीद यही है। उसके बाद मैं ये बात कहा कि मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। दूसरे विधानसभा कार्यक्रम और अदर जगह से जो है आप लोगों को लाइए। लाने के बाद क्या, एक भी बैकवर्ड बस्ती बचनी नहीं चाहिए। इतना जो हैंडबिल पर्चे आएंगे, किसी के ऐसा हाथ ना हो जो छूट जाए हैंडबिल देने से। सबको आप लोग हैंडबिल दीजिए, क्योंकि ओबीसी समाज जो लोग हैं वो जल्दी मुख्यालय पे नहीं आते। हम भी जानते हैं वो हमेशा अभी अब रामलीला करो तो चले आएंगे, लेकिन समाज के नाम पे नहीं आएंगे। तो ओबीसी की बस्तियों को टारगेट करो। टारगेट करने के बाद जो है आप जो है उनको हैंडबिल दीजिए, उनको पर्चे दीजिए। पर्चे देने के बाद जो उनको बुलाइए कि भैया आइए, ये पिछड़ों की गिनती का मुद्दा है। हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसी नौबत पैदा करें कि 3.5% ब्राह्मण हिंदू जो हमारे समाज के लोग कहे, उसी जगह बैकवर्ड उनकी पिटाई करना शुरू कर दे। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब चोर होता है, डाकू होता है, गुलाम होता है। समझ रहे हैं? हिंदू शब्द जो है मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है। अगर आपको ऐसे हम गाली देंगे तो आप हमें नहीं बख्शने वाले हैं। थोड़ा मक्खन लगा के गाली देंगे तो आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे पहले हम अहिर थे, अहिर तब क्या हो गया, यादव हो गए। यादव मतलब क्या, हाँ अच्छा लगा थोड़ा सा। तेलीस क्या होगा, राठौर हो गया, अच्छा लगा थोड़ा सा, होता नहीं होगा। जैसे मल्ला कहते थे, क्या कहते, उसके बाद थोड़ा सा और मालिश किया, निषाद कहा। यानी ब्राह्मणों ने जो है हमारे समाज को थोड़ा सा मक्खन पर लगाता है। तो हम लोग ध्यान देने वाली बात है। और आज इस मंच के बैनर तले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो है, हम निषाद जो है, मैंने मल्लाह जाति, लोधी जाति, यादव जाति और बर्मा जाति, कुशवाहा जाति, जितनी जातियां हैं, अक्सर हम 25-30 राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल चुके हैं। क्यों हमें इन राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों मिल रहे हैं? हमारी एक इतिहास था। वर्ण व्यवस्था में जब हम एक थे तो हमने दुनिया पे राज किया। जब हम शूद्र थे, गौतम बुद्धा ने क्रांति किया और 72 मौर्य तक हमने राज किया। इतना राज दुनिया में कोई नहीं किया। फिर ब्राह्मणों ने क्या किया, हमारे 6000 जातियों में बांटा। 6000 जाति बांटने के बाद एक जाति के 7 उपजातियां बनाई, और 7 उपजाति बनाने के बाद एक जाति के 50 राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। यादव महासभा के 50 राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौर्य जी के यहाँ गए, पटेल जी के यहाँ गए, क्या कहा, यार जो तुम्हारा आरक्षण था अखिलेश यादव की सरकार थी, सारी की सारी नौकरियों पे तो अहिरों का कब्जा हो गया। डीएम अहिर, एसपी अहिर, प्रधान अहिर, जिला अध्यक्ष अहिर, पूरा देवर अहिरों का भरमार हो गया। इन दोनों लोगों ने क्या सोचा, यार पंडित जी की तो हमारे हित की बात कर रहे हैं। और फिर वहां से उठे, किसी गरीब पटेल के यहाँ पहुंच गए,
वहां जाने के बाद क्या कहा कि यादव मौर्य मिलकर तुम्हारा तो पूरा आरक्षण खा लिया, यानी हमको भरमाया। भरमाने के बाद क्या हुआ, मान लीजिए यादव पटेल मौर्य सब इकट्ठा हो गए एक चौराहे पे, ब्राह्मण क्या कहते पता है, अरे भैया वो दिन दूर नहीं, एक मुसलमान 14 बच्चा पैदा कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब देश से मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। जैसे ही मुसलमानों को कब्जा होने की बात आती है तत्काल हम हिंदू बनते हैं। हिंदू का नेता कौन होता है, ब्राह्मण होता है। जैसे नेता हमारा ब्राह्मण होता है हमें मुसलमानों के विरोध में लड़ाता है। और ओबीसी समाज के लोग हमेशा लड़ते आए हैं, कभी शेड्यूल कास्ट लड़े हैं, कभी मुसलमानों से लड़े हैं, कभी ओबीसी में आपस में लड़ा है, कभी यादव में लड़ा है, यादव पटेल में लड़ा है, पटेल मौर्य में लड़ा है, यानी ओबीसी हमेशा जो है लड़ते ही आया है। लेकिन अब लड़ना किससे है ये डिसाइड हो गया है। लड़ना किससे है, 3.5% विदेशी ब्राह्मणों से लड़ना है, ये डिक्लेयर हो गया है। तो आप लोग जो 2 फरवरी की परिवर्तन यात्रा आ रही है उस यात्रा का एक शेड्यूल चार्ट बनाइए, परमिशन का लेटर दीजिए और सबको अलग अलग काम दीजिए। रुकने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, खाने की व्यवस्था बैकवर्ड के यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग ओबीसी को पकड़ के ला रहे हैं, ओबीसी के लोग भाग रहे हैं। शेड्यूल कास्ट लोग पकड़ ला रहे हैं, बैकवर्ड जो हाथ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बैकवर्ड 3,500 साल से ब्राह्मणों से चिपका हुआ है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जब आप ओबीसी को पकड़िए तो देवी देवता को छोड़ दीजिए। हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे बैकवर्ड को पकड़ते हैं देवी देवता बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ओबीसी के जो लोग हैं 3,500 साल से ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, वो एक दिन में पूजा पाठ छोड़ने वाले नहीं है। तो हम लोगों को भगवान को नहीं टच करना चाहिए। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जब बैकवर्ड के यहाँ हम लोग जाते हैं ना, मान लीजिए बैकवर्ड के यहाँ जैसे कोई ओबीसी पकड़ा, कार्यकर्ता मिला, तो हम लोग एक ही बार में उसको घूटी पिलाना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं, यार बजरंगबली थे, ये बताइए बजरंगबली जब पहाड़ उठाए होंगे खड़े कहाँ हुए होंगे। फिर कहते हैं गणेश जी का जो गला जब कटा होगा, हाथी का लगा होगा, तो कौन से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया होगा। अब वो आदमी बजरंगबली का भक्त है, गणेश का भक्त है, तो आदमी आपसे जुड़ने के बजाय टूट जाएगा। तो देवी देवता ने हमारा कुछ बिगाड़ा है क्या? क्योंकि ब्राह्मणों ने एक श्लोक लिखा है, उसमें क्या है, सारा ब्राह्मण देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है। मतलब ब्राह्मण को पकड़ो देवी देवता जमानत के लिए आएंगे। तो ये बात हमें ध्यान देने वाली बात है। और आप लोग ओबीसी की जो बस्तियां टारगेट करिए, कौन सी बस्ती में ओबीसी के लोग ज्यादा रहते हैं या ज्यादा हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का हैंडबिल कल शाम तक या परसों सुबह तक वो आपके बीच में आ जाएगा, कूपन आपके पास आ जाएगा। ये हैंडबिल आप ओबीसी के किसी भी कार्यकर्ता के पास जाएंगे, एम्प्लॉय के पास जाएंगे, वो आपको सहयोग करेगा। अगर सहयोग करेगा, वो क्या करिए, उस सहयोग से आप हैंडबिल पर्चे जो बैनर लगेंगे, वॉल पेंटिंग लगेंगे, उसमें पूरा का पूरा आप लोग खर्च करने में सहयोग करेंगे। क्योंकि जब तक हमारा प्रोपेगेंडा नहीं होगा, हमें चाहते हैं सीतापुर में इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा हो कि यहाँ के जो नेता विधायक सांसद परेशान हो जाए, वो मजबूर हो जाए इन मुद्दों को उठाने के लिए। ये जो मुद्दा है ये आम मुद्दा नहीं है, इसमें टोटल 19 मुद्दे हैं। 19 मुद्दा किसी के बोलने की औकात नहीं है। जो बोलेगा या तो उस पद से हटेगा या तो जेल जाएगा। समाज उसको स्वीकार करेगा। पद से हटेगा फिर भी समाज उसको स्वीकार करेगा, क्योंकि ये हमारे हक अधिकार के लिए जेल गए, ये हमारे हक अधिकार के लिए पद से हटाए गए। तो आप लोगों को ये हक की लड़ाई और कोई देने वाले नहीं है। तो आप लोग टारगेट के तहत, अभी हमारा जो यहाँ का जो कार्यक्रम है वो ज़्यादा समय नहीं है, हम आपको डेट भी बता दे रहे हैं कितने तारीख को आपके यहाँ आ रही है। वो आप लोग प्लानिंग के तहत वक्ता डिसाइड करिए। डिसाइड करने के बाद जो है आप लोग कार्यक्रम लगाइए। कार्यक्रम लगाने के बाद एक हैंडबिल छपवाइए, पर्चे छपवाइए और सबको बांटिए। और एक जो आप लोग इस परिवर्तन यात्रा को गाँव घुमाएंगे ना, पिछड़ों में जागृति आएगी और ब्राह्मणों को टेंशन पैदा होगा। जितना बैकवर्ड जागेगा उतना ब्राह्मण को टेंशन पैदा होगा। मोहन भागवत कहता है सबसे बात करना, लेकिन वामसेव के लोगों से कभी मत बात करना। क्यों? क्योंकि हमारा जो विधायक, जो सांसद, जो प्रचारक आरएसएस में काम कर रहा है, जब वो वामसेव की बात सुनता है तो उधर के बजाय वो इधर आ जाएगा। क्योंकि आरएसएस टिका हुआ है तो बालू के ढेर से टिका हुआ है। आज आरएसएस में कौन है? वो बैकवर्ड लोग ज्यादा है। बीजेपी बनाने वाले कौन है? ओबीसी के लोग। और ओबीसी के लोग एक साथ आ जाएं तो एक झटके में बीजेपी सरकार गिर जाएगी। उनकी औकात कुछ नहीं है।
साथियों, आप लोग जो है इस परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए आप लोग साथ सहयोग करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। और अभी यहाँ पे सीतापुर जिले का जिला संयोजक के तौर पे, जिला अध्यक्ष के तौर पे माननीय तिलकराम लोधी जी को जिला अध्यक्ष बनाया जाता है। और अभी इनका जो हमारे पास लेटर पैड हम इनको दे देते हैं। इसके बाद ये पूरी टीम को जो है, जो ओबीसी के जो लोग हैं, पूरी टीम बना देंगे। टीम के माध्यम से हम सबको लेटर दे देंगे। और आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, एक जाति का नहीं होना चाहिए। अगर हम 52% की बात कर रहे हैं तो उसमें 52 जातियाँ होनी चाहिए। जो हमारी कौम जो नीचे रह गई है, मोस्ट बैकवर्ड, उनको भी थोड़ा सा, ठीक है, हम जो है इनका जो है इनको जिला अध्यक्ष जो है बना दे रहे हैं। और लेटर पैड अभी दे देते तुरंत।